नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ख़ास करके ये सेट उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन जो है इतिहास पर आधारित है और इतिहास से संबंधित जो है 70 प्रश्नों का जो है यहाँ पर क्रमवार विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो दोस्तों, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुई। यानी प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के प्रभुत्व की चर्चा होने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुई, दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो दोस्तों, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट या लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए हुआ। और यही इसी युद्ध में सिराजुद्दौला अपने धोखेबाज सेनापति और मंत्री की वजह से यहाँ पर पराजित हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए प्लासी सही हो जाएगा। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों प्लासी दोस्तों भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में है और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में और ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। और किनके बीच? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के द्वारा ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था? तो दोस्तों नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के लड़ाई को एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? तो दोस्तों उसने पालकी का प्रयोग किया था, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों मीर जाफर तथा उसका दीवान राय दुर्लभ, दो व्यक्ति थे जिन्होंने मीर जाफर के साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश कंपनी के साथ हाथ मिला लिया था, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? तो दोस्तों क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता था, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अगर दोस्तों प्रथम निर्णायक बात होगी तो यहाँ पर निर्णायक तो विकल्प ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध, क्योंकि ये एक निर्णायक था। इसे पूरी तरह से हो गया कि अब ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि इसमें मुगल, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए बक्सर का युद्ध हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों अवध के नवाब शाह आलम, बंगाल के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने
बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त सैन्य मोर्चा संभाला था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और इनकी संयुक्त सेनाएं पराजित हुई। यहाँ पर विकल्प ए शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था। तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी मेजर मुनरो। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कैप्टन मुनरो था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। तो दोस्तों, अंग्रेजों की प्रभुत्व की शुरुआत तो प्लासी के युद्ध से हो गई थी, लेकिन निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध माना जाता है, क्योंकि उसने भारत के सबसे बड़ी शक्ति यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, और दूसरी शक्ति बंगाल के नवाब मीर कासिम को, और तीसरी शक्ति अवध के नवाब शुजाउद्दौला को संयुक्त रूप से पराजित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो दोस्तों, वही आपका है विकल्प ए बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो दोस्तों, आप जानते ही हो कि अंग्रेजों के प्रभुत्व की स्थापना बक्सर के युद्ध के साथ हो गई। तो दोस्तों, और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया कैसा? सबसे शक्तिशाली होने की वजह से। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। संघ में सम्मिलित थे दोस्तों दिल्ली के बादशाह अर्थात मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? तो दोस्तों, मोहम्मद खां बंगस ये व्यक्ति इस युद्ध में शामिल नहीं थे। बाकी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये सभी संयुक्त सैन्य मोर्चे में शामिल थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही करिए। काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के समय में घटित हुई थी। कहा जाता है कि ये एक मनगढ़ंत या मन से बनाई गई कहानी है, जिसको एक हालबेल नामक व्यक्ति ने बताया था कि एक छोटे से कमरे में लगभग 123 लोगों को भर दिया गया, जिसमें सुबह तक सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है, मीर जाफर की मृत्यु होती है और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यक्त करिए। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर 3 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, तो दोस्तों चौथा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद की संधि, और उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन का अंत, यानी 3 4 2 1 विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प 1 3 4 2 1। तो दोस्तों सबसे पहले ये होगा प्लासी का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा आपका वाड़ीवास का युद्ध दोस्तों, उसके बाद आपका हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, उसके बाद द्वैध शासन का अंत। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। दोस्तों, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है। दोस्तों, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, और इसी धोखे का परिणाम था कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के बाद इतना उससे धन की उगाही की गई कि उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और उसको हटाकर अंततः मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे? तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला,
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये तीनों लोग मित्र थे और एक संयुक्त सैन्य मोर्चा गठित किया जिसके द्वारा बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? दीवानों का अधिकार प्रदान करना, दीवानी का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि सबसे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसको सिराजुद्दौला के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने लगभग 123 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिनमें ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद इसी का परिणाम प्लासी का युद्ध हुआ, 3 हो जाएगा। फिर बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो दोस्तों ये था रूस के विस्तार का डर। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो दोस्तों ये लॉर्ड क्लाइव के समय के दौरान ये सारे अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो दोस्तों 12 अगस्त 1765 के में मिली थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की शक्ति की घोषणा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों यह अधिकार शाह आलम द्वितीय के साथ हुई संधि से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? तो दोस्तों शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार बंगाल के बाद अंग्रेजों ने अवध के नवाब से प्राप्त किया। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? तो दोस्तों यहाँ भी शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वारा निष्पादित की गई थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो दोस्तों ब्लैक होल की दुर्घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई उस शासक का नाम दोस्तों सिराजुद्दौला हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी भी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? तो दोस्तों मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी हस्तांतरित कर दी थी। दोस्तों इसका कारण ये था कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, जिसकी वजह से मीर कासिम को अपनी राजधानी स्थानांतरित करनी पड़ी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया था। दोस्तों आप जानते हो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों अलीनगर की संधि पर फरवरी 1757 में हस्ताक्षर हुए थे। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो दोस्तों फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी 1700 ईस्वी में अस्तित्व में आई। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो दोस्तों मेजर हेक्टर मुनरो थे, जिन्होंने 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को पराजित किया। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज था? तो दोस्तों के एम पणिक्कर ने
बंगाल में ब्रिटिश शासन को डाकू राज कहा है। 1765 से 1772 के बीच के कार्यकाल को डाकू राज कहा है। तो यहाँ पर विकल्प ए के एम पणिक्कर सही हो जाएंगे। बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो दोस्तों यहाँ पर वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? तो दोस्तों इसका कारण यह था कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? तो दोस्तों जेम्स ग्रांट ने जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी जेम्स ग्रांट सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था दोस्तों कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा सूतानाती, कालीकाता और गोविंदनगर की जमींदारी अंग्रेजों को बख्श दी थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? तो दोस्तों वारन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरे शासन पद्धति को समाप्त किया था। यहाँ पर विकल्प बी वारन हेस्टिंग सही हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था? तो दोस्तों मीर जाफर तथा अमीन चंद्र ने इस षड्यंत्र में भाग लिया था। दोस्तों विकल्प बी मीर जाफर और अमीन चंद्र सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो दोस्तों अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उन्होंने कहा था कि यदि इन्हें आप छेड़ेंगे तो ये काट काट कर आपको मार डालेंगी, यदि आप इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो ये आपको शहद देंगी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? तो दोस्तों मीर मदान नवाब व्यक्ति था जिसने सिराजुद्दौला के साथ स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए युद्ध मैदान में मारा गया। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा मीर मदान। बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया? तो दोस्तों बंगाल के नवाब ने यानी मीर कासिम ने मिदनापुर को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो दोस्तों फर्रुखसियर के फरमान से बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में सहूलियत मिली हुई थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों दीवानी से अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। मीर जाफर था दोस्तों मीर जाफर बंगाल का नवाब था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों। और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। यह विकल्प डी सही हो जाएगा। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शपथ शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनयिक कौशल से जीता गया। दोस्तों बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। एक और दो दोनों सही है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1765 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। दोस्तों अंग्रेजों ने बिना अनुमति के ही कलकत्ता में किलेबंदी कर दी थी, जिसके कारण सिराजुद्दौला को उन पर आक्रमण करना पड़ा। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा।
प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो दोस्तों प्लासी के युद्ध का कारण अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों इसका कारण यह था कि नवाब की बिना अनुमति के ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। बिना नवाब की अनुमति के कलकत्ते शहर की किलेबंदी की जा रही थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद करने की। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी दोनों सही हो जाएगा। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जॉब चारनाक अगस्त 1690 में सूतानाती में आया था तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ब्रिटेन की थी, फ्रांसीसी नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ विकल्प ए सही हो जाएगा, एक केवल। 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? दरअसल दोस्तों अपनी प्रभुत्व पर आक्रमण माना, क्योंकि बिना अनुमति के उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी कर डाली। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो दोस्तों सूतानाती, कलिकाता तथा गोविंदपुर को मिला करके कोलकाता अर्थात कलकत्ता बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो दोस्तों इसे जी.बी. मैकाले ने कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और दोस्तों आज के सेशन में बस इतने ही प्रश्न थे। दोस्तों आप लोगों से फिर मिलेंगे किसी अन्य सेशन में, उसमें भी हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, तभी पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। जय हिंद।